वेलकम माय स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग एक कंटेम्प्रेरी इशू की बात करेंगे जो दिसंबर 2022 ईस्वी में काफ़ी चर्चा में था, और यह इशू है बम साइक्लोन। बम साइक्लोन जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में द यूएसए में आया हुआ था। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि बम साइक्लोन है क्या और ये कैसे उत्पन्न होता है। तो उसके बारे में बात करें उससे पहले देखिए दो शब्द आप देखिए, शब्द इसमें बम है, दूसरा है साइक्लोन। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये साइक्लोन का ही एक रूप है। अब बम का संबंध इंटेंसिटी से होता है, हाई इंटेंसिटी का ये साइक्लोन होता है। और कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और ये जो बम साइक्लोन है, इसमें जो साइक्लोन शब्द है, साइक्लोन का मतलब होता है वह वायु प्रणाली जिसके अंतर्गत पवन किसी निम्न दाब केंद्र की ओर ग्रहीय नियमों को त्याग करके प्रवाहित होती है। ग्रहीय नियमों को त्याग करके केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। ये महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, ग्रहीय नियम। तो वो उसे हम लोग चक्रवात बोलते हैं। सामान्य शब्दों में बोल देते हैं कि जब निम्न दाब केंद्र की ओर पवन प्रवाहित होती है तो उसे चक्रवात कहते हैं सामान्य भाषा में। अभी चक्रवात जो है दो प्रकार के होते हैं। उस चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन और शीतोष्ण टेम्परेट साइक्लोन। इसमें से जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन है, शीतोष्ण चक्रवात, उसी चक्रवात का संबंध बम साइक्लोन से है। और टेम्परेट साइक्लोन की उत्पत्ति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका, उसकी उत्पत्ति में उसको प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो एयर मास के साथ साथ जेट स्ट्रीम धाराओं का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति में जो वायुराशि है, एयर मास है, उसकी क्या भूमिका है। अगर इन शब्दों को समझ जाएंगे तो, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। तो आइए पहले देखते हैं एयर मास के बारे में। चूंकि ये कंटेम्प्रेरी इशू है और हमें बम साइक्लोन के बारे में बात करना है तो हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन उतनी चर्चा जरूर करेंगे जिससे कि आपके बम साइक्लोन का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, कहीं भी बातों को अपने रखने में आप सक्षम हो जाए। यूपीएससी में भी अगर आप प्रश्न चूंकि अप्लाइड होते हैं तो वहां भी करने में आपकी काफ़ी सहूलियत होगी। तो आइए देखते हैं। पहली बात यह है कि हम यहाँ पर लिखा है एयर मास क्लासिफिकेशन, लेकिन है क्या एयर मास। एयर मास को मैं थोड़ा इस प्रकार से मैं डायग्राम भी बना दे रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ। एयर मास है, ये हमारा सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस। तो एयर मास है वायु का वह घना और विस्तृत भाग है, वायु का वह घना और विस्तृत भाग है जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज रूप में तापमान एवं आर्द्रता संबंधी विशेषताएं, टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी संबंधी विशेषताएं क्या होती हैं, समान होती है। उससे हम लोग वायुराशि कहते हैं। ठीक है। अब बात यह होती है कि वायुराशि के क्लासिफिकेशन कई प्रकार से किया जाता है, और यहाँ पे जो हम क्लासिफिकेशन मैंने किया है उसमें 4 आधारों पर अवलोकन किया है: अक्षांश, स्थलाकृति, तापमान एवं स्थिरता और स्थिरता के आधार पर। लैटिट्यूड, टोपोग्राफी, टेम्परेचर एंड स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी के आधार पर। तो ये 4 लेयर में 1 2 3 4 और चारों के लिए 4 आधार। इसका लैटिट्यूड है तो इसका टोपोग्राफी है, तो इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर है तो इसका स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी है। और क्लासिफिकेशन के बारे में समझे इससे पहले यहाँ पे कुछ इंडेक्स दिए हुए हैं कि पी का मतलब क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पी का मतलब होता है पोलर, मतलब पोलर एयर मास। टी का मतलब होता है ट्रॉपिकल एयर मास। एम का मतलब होता है मेरिटाइम एयर मास, ये स्मॉल एम है। सी का मतलब कॉन्टिनेंटल एयर मास। डब्ल्यू का मतलब वार्म एयर मास। के का मतलब होता है कोल्ड एयर मास। यू का है स्मॉल यू है अनस्टेबल अस्थिर एयर मास। और एस का मतलब होता है स्टेबल एयर मास। अब देखिए यहाँ पर पोलर एयर मास को बृहद स्तर पे लैटिट्यूडल अगर बात करें हम लोग, या बृहद स्तर बात करें तो बात कर देते हैं पोलर एयर मास और ट्रॉपिकल एयर मास। इसके बाद मैरिटाइम, सागरीय, मैरिटाइम पोलर मतलब सागरीय ध्रुवीय महासागरीय या सागरीय ध्रुवीय वायुराशि। कॉन्टिनेंटल पोलर महाद्वीपीय ध्रुवीय वायुराशि। मैरिटाइम ट्रॉपिकल महासागरीय उष्ण वायुराशि। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल उष्ण महाद्वीपीय उष्ण वायुराशि। इसी प्रकार से है मैरिटाइम पोलर वार्म, मैरिटाइम पोलर कोल्ड, कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड, मैरिटाइम ट्रॉपिकल वार्म, मैरिटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड।
और पुनः इनको फिर अनस्टेबल या स्टेबल में बांट दिया गया। अनस्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल सब पूरा का पूरा फिर जो है बांट दिया गया है। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा हो कि इतने क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है। इस क्लासिफिकेशन को समझे बिना हम बम साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन को समझना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो हमारा उद्देश्य यहाँ टेम्परेट साइक्लोन नहीं है, बम साइक्लोन बताना है, लेकिन फिर भी हम लोग टेम्परेट साइक्लोन को नहीं समझ सकते हैं बिना बम साइक्लोन को नहीं समझ सकते हैं बिना टेम्परेट साइक्लोन को समझे बिना। तो जो शीतोष्ण चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन की उत्पत्ति होती है उसमें वायुराशि का, एयर मास का बहुत बड़ा, एयर मास के ही कारण वो उत्पन्न होते हैं। तो एयर मास जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है इससे तब तक उत्पन्न नहीं होता है जब तक कि जो एयर मास है उसकी प्रॉपर्टी, दो एयर मास आपस में कन्वर्ज जब करते हैं तो बम साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। तो ये दो एयर मास होते हैं उनके स्वभाव विपरीत होता है। एक तो तापमान के बारे में, दूसरा डायरेक्शन के बारे में, मतलब दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होगा और डायरेक्शन भी एक दूसरे के विपरीत होगा। तो अब इसमें से जब बात करते हैं तो इसमें से ये दो वायुराशियां जो है कॉन्टिनेंटल पोलर और मेरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म, यही दो वायुराशि आपस में जब कन्वर्ज करती है तो हमारा बम साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। बम साइक्लोन की उत्पत्ति होती है किसके? इन दोनों के मिलने से, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड मेरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म वायुराशि के मिलने से, इन्हीं दोनों के मिलने से बम साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इस चीज को हम समझते हैं डायग्राम पर कि क्या है ये। देखिए यहाँ हम 30 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, और यहाँ पे जो रेड कलर से दिखाया गया है ये वार्म एयर मास है। और ये कौन सा वार्म एयर मास है? ये हमारा हो जाएगा मेरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म एयर मास। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है वो हमारा कोल्ड एयर मास है। और कोल्ड एयर मास कौन सा है? कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड एयर मास। ये कौन सा है? कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड एयर मास। अब मैंने जैसा कहा कि जब दोनों आपस में, दोनों का स्वभाव क्या होता है? विपरीत होता है। देखिए ये कोल्ड है, ये वार्म है, ये कोल्ड है, ये वार्म है। विपरीत कैसे? देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। जब ये आपस में कन्वर्ज करती है तो कन्वर्ज करने के कारण फ्रंट बनता है, और जो फ्रंट बनता है वो फ्रंट में क्यों फ्रंट बनता है? इसलिए फ्रंट बनता है कि चूंकि ये वार्म एयर मास है, तो जहां पे वार्म एयर मास होता है वहां पे लो प्रेशर होता है। क्या होता है हमारा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। और ये जो कोल्ड एयर मास है ये अपने आप में हाई प्रेशर को लिए हुए होता है, इसकी प्रॉपर्टी हाई प्रेशर की होती है। और हम जानते हैं कि विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। अब होता क्या है कि ये अभी वर्तमान समय में हमारा ओशनिक टेम्परेचर भी कुछ बढ़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा जेट स्ट्रीम की भी इसमें भूमिका है। प्रायः ठंडे के दिनों में यहाँ पर ये जो एयर मास है कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड एयर मास, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ हम प्रायः क्या हम हमेशा जो है विंटर के सीजन में ये विंड एयर मास नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है, और आती है तो हिमपात और ब्लिजार्ड जिसे कहते हैं, हिमपात होता ही होता है, जिसे हम लोग ब्लिजार्ड कहते हैं। और वही जब ब्लिजार्ड आगे की तरफ बढ़ जाता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से प्लस हो जाता है, तो उसे हम लोग नॉर्दर्न बोल देते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इधर है, इधर प्लस कर देते हैं, माइनस अगर रहता है तो इसे हम लोग ब्लिजार्ड बोलते हैं। और इधर जब पड़ जाता है तो इसे हम लोग नॉर्दर्न बोलते हैं। कहाँ पर? यूएसए में। लेकिन इस बार की स्थिति कुछ भिन्न थी। जो अभी स्नोफॉल था वो या हम लोग स्नो स्टॉर्म देखे वो ब्लिजार्ड ही था, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो थी ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? ज्यादा इसलिए थी क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो ओशन हमारा है उसका ओशन का भी टेम्परेचर कुछ बढ़ा हुआ है। जब ओशन का टेम्परेचर कुछ बढ़ा हुआ है तो एयर मास का भी टेम्परेचर कुछ बढ़ जाता है। अब ये इस बार ही क्यों ऐसा हुआ? इस बार इसलिए हुआ कि इसमें जेट स्ट्रीम की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अब कैसे थी अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। जब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है ये कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड एयर मास, और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो जब दोनों आपस में कन्वर्ज करते हैं तो फ्रंट का निर्माण होता है। और फ्रंट का निर्माण होता है तो चूंकि हम जानते हैं कि गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर की तरफ उठ जाती है, और ठंडी हवा क्या होती है? भारी होती है तो नीचे की तरफ रहती है। मतलब और चूंकि लो प्रेशर की तरफ ही आती है तो काफी तेजी से
ये कोल्ड एयर मास काफी तेजी से वार्म एयर मास के एरिया में प्रवेश करती है। जब तेजी से प्रवेश करती है तो वार्म एयर मास ऊपर की तरफ उछाल देती है, काफी तेजी से ऊपर की तरफ उछालती है। और जब ये उछालती है तो काफी तेजी से हमारा एडियाबेटिक टेम्परेचर रेट जो होता है ये जो आसपास का जो टेम्परेचर होता है वायुमंडल के, जिसे नॉर्मल लाइफ रेट कहते हैं, वो काफी तेजी से गिरा हुआ रहता है, क्योंकि पूरा का पूरा कोल्ड एयर मास से गिरा हुआ रहता है। तो नॉर्मल समान ताप पतन दर तो जो रहता है बहुत ज्यादा रहता है, और जब ये तेजी से उछालता है तो एडियाबेटिक टेम्परेचर रेट वही रहता है। ऐसे स्थिति में क्या होता है, बहुत तेजी से जाता है ऊपर की तरफ और तेजी से ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद जो है वो प्रेसिपिटेशन न कर करके, मतलब ये रेनफॉल न कर करके वहां पर स्नोफॉल कराता है। और साथ ही यहाँ पर क्या होता है कि जब ये कोल्ड एयर मास जब साउथ की तरफ आ रहा होता है तो अपने साथ ब्लिजार्ड का स्वभाव लिए, तो ब्लिजार्ड की तरफ ये हो गया, और इसने वार्म एयर मास ऊपर की तरफ उछाला, वो भी क्या हो गया, स्नोफॉल कराते हैं। तो इंटेंसिटी काफी बढ़ जाती है ऐसी स्थिति में, और स्नोफॉल का ही स्थिति पूरी तरह से बन जाता है। और होता क्या है कि ये जब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर आपस में जब मिलते हैं, जब कोल्ड एयर मास साउथ की तरफ आ रहा होता है तो वार्म एयर मास से टकराता है। क्योंकि यहाँ पे कोल्ड एयर मास एक्टिव है तो यहाँ पर जो फ्रंट बनता है उसे हम लोग बोल देते हैं कोल्ड फ्रंट, उसको क्या बोल देते हैं, कोल्ड फ्रंट। और यहाँ पे वार्म एयर मास एक्टिव होता है और कोल्ड एयर मास ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो हम लोग यहाँ बोल देते हैं वार्म फ्रंट। ये हो गया कोल्ड फ्रंट, ये हो गया वार्म फ्रंट। और कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट के बीच यहाँ पर क्या है, वार्म सेक्टर है। उसी प्रकार से कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट के बीच ये जो सेक्टर है इसे हम लोग बोल देते हैं कोल्ड सेक्टर। इसको क्या बोल देते हैं, कोल्ड सेक्टर। ये हो गया वार्म सेक्टर। अब देखिए होता क्या है, जो यहाँ पे ये बना हुआ है इसको हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर कोल्ड एयर मास, एयर मतलब कि कोल्ड एयर मास, कोल्ड एयर मास एक्टिव है, काफी तेजी से की तरफ बढ़ता है, जिसको ऊपर की तरफ, किसको, जो गर्म वायु राशि है तेजी से ऊपर की तरफ इसको उछाल देता है, उछल गया ये। और यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर जो ऊपर की तरफ उठ रहा होता है, यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट अधिक होता है एडियाबेटिक टेम्परेचर लैप्स रेट से। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल समान ताप पतन दर जो होता है उसकी वो अधिक होता है शुष्क ऊर्ध्वाधर ताप पतन दर से, जिसके कारण यहाँ पर क्लाउड वगैरह का फॉर्मेशन होता है, कुमुलोनिम्बस वगैरह बादल बनते हैं, स्नोफॉल वगैरह होता है यहाँ पर। ठीक है, ये एक्टिव था। अब देखिए इसी प्रकार से ये हम लोग बात कर लिए कहाँ के बारे में, इस सेक्टर के बारे में। अब बात करते हैं वार्म सेक्टर के बारे में। क्योंकि यहाँ पर वार्म एयर इधर की तरफ जा रही है, हल्की होती है, तो कोल्ड एयर मास पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्लोप बन रहा है इसे हम लोग बोल देते हैं वार्म फ्रंट, जैसे। और यहाँ पे ये हो गया वार्म एयर मास और ये हमारा हो गया वार्म फ्रंट। तो यहाँ पर तेजी से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पर जो ढाल बनता है वो मंद ढाल है और यहाँ पर तीव्र ढाल है। तीव्र ढाल होने की वजह से वार्म एयर मास काफी तेजी से ऊपर उठता है। ठीक है, और शुष्क तापपतन दर की तरफ से पतन होता है, और चूंकि आसपास का तापमान सामान्य तापपतन दर तो बहुत अधिक होता है, वो तेजी से ठंडा होता है, ठंडा होने का स्नोफॉल होने लगता है। तो ये हमारा हो जाता है कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट के बारे में बात हो गई एयर मास से संबंधित। अब होता क्या है कि बम साइक्लोन के बारे में, कि जब यहाँ पर कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर जो फ्रंट बनता है, जो निम्न दाबीय लो प्रेशर का एरिया होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो टेम्परेचर गिरने की दर है वो काफी तीव्र होती है। सामान्य जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उसकी तुलना में यहाँ पर बहुत अधिक होता है। यहाँ प्रति 1 आवर में, 1 घंटे में 1 आवर में 1 मिलीबार वायुदाब गिर जाता है। मतलब कि 24 आवर्स में 24 मिलीबार वायुदाब यहाँ पर गिर जाता है। जब वायुदाब इतना तेजी से गिर जाता है तो हवाएं भी काफी तेजी से इधर उधर प्रवेश करती हैं। बहुत तेजी से हवा, कोल्ड एयर मास इधर की तरफ प्रवेश करेगा, और जब प्रवेश करता है काफी तेजी से और यहाँ से प्रवेश करने के बाद सीधे ऊपर की तरफ उठती है और स्नोफॉल कराती है। तो जो हवा की गति होती है वो काफी तेज होती है, क्योंकि यहाँ पर जो वायुदाब है वो काफी वायुदाब बनने की जो दर होती है, निम्न वायुदाब बनने की दर काफी तीव्र होती है। इसी वजह से इसको हम लोग बम साइक्लोन कहते हैं। और निम्न दाब में परिवर्तित होने की घटना उसी को हम लोग बम्बोजेनेसिस कहते हैं, बम्बोजेनेसिस। अब इस पर जो है जेट स्ट्रीम का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए उसको हम लोग
देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। तो जेट स्ट्रीम पहले समझते हैं कि जेट स्ट्रीम है क्या। जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभमंडल में ऊपरी ट्रोपोपास्ट में प्रवाहित होने वाली पवन है। इस पवन का जो रेगुलेटिंग कैपेसिटी है वो हमारे अर्थ सरफेस के पास ही होता है। अर्थ सरफेस के अनुसार ही इसकी जो दिशा और डायरेक्शन तय होता है, लेकिन ये प्रवाहित होती है क्षोभमंडल ऊपरी ट्रोपोपास्ट में। और इसकी दिशा जो होती है वो पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होती है। लेकिन कुछ ऐसे जेट स्ट्रीम है जिसका कि पूरब से पश्चिम की तरफ होता है, लेकिन अधिकतर का पश्चिम से पूरब की तरफ है। तो ये जेट स्ट्रीम जो है ये सामान्य जेट स्ट्रीम की दिशा है, इसकी डायरेक्शन ये है। अब ये जेट स्ट्रीम के उत्तर में जो है यहाँ पर ये कोल्ड एरिया है, इधर में वार्म एरिया है, और ये दोनों के बीच को जो है बॉर्डर लाइन जो है वो कौन सा है, जेट स्ट्रीम के द्वारा निर्धारित होता है। जेट स्ट्रीम के उत्तर में कोल्ड, जेट स्ट्रीम के दक्षिण में वार्म है। लेकिन अब जैसा कि हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पूरा हमारा ध्रुवीय प्रदेश है वो पिघल रहा है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो जो ये टेम्परेचर कोल्ड एरिया और वार्म एरिया के टेम्परेचर डिफरेंस बहुत अधिक होता था और दोनों के सेपरेट करने का काम ये जेट स्ट्रीम करता था। वो हुआ क्या है कि चूंकि यहाँ का भी टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है, जब टेम्परेचर यहाँ की इंक्रीज कर गया है और यहाँ का टेम्परेचर तो ऑलरेडी इंक्रीज था ही, तो दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस में कमी आई है। जब कमी आई है, और चूंकि मैंने बता चुका हूँ पहले ही जस्ट बताया कि इसकी दिशा और गति का निर्धारण जो है अर्थ सरफेस के द्वारा होता है। चूंकि सरफेस का तापमान बढ़ चुका है ध्रुवीय प्रदेश का, तो हुआ क्या है कि ये जो इस प्रकार से प्रवाहित होती थी वो इसकी दिशा जो है मेंडरिंग हो गई है। हालांकि मेंडरिंग वैसे भी होती है, मेंडरिंग में एक समय के बाद उत्पन्न होने के बाद जेट स्ट्रीम में की जो दिशा जो है मेंडरिंग होती है वो विसर्पाकार प्रवाहित होती है। लेकिन अभी हाल में जो है जो मेंडरिंग देखा गया वो असामान्य मेंडरिंग था, और असामान्य मेंडरिंग की वजह से क्या हुआ कि जो ध्रुवीय वायुराशि थी, ठंडी वायुराशि थी, जिसकी सीमा अगर यहां तक होनी चाहिए थी वो क्या हो गया और आगे तक अंदर तक प्रवेश कर गई। और जब अंदर तक प्रवेश कर गई वही जो अंदर तक प्रवेश कर गई वही बम्बोजेनेसिस या बम साइक्लोन की उत्पत्ति का कारण बना। मतलब कि बाउंड्री को क्रॉस करके जेट स्ट्रीम ने अपने बाउंड्री को वायुराशि, ठंडी वायुराशि अपने बाउंड्री को क्रॉस करके आगे बढ़ गई, समय से पहले आगे बढ़ गई, जिसके कारण हमारा बम्बोजेनेसिस की क्रिया देखने को मिलती है। तो ये था जेट स्ट्रीम की भूमिका। जेट स्ट्रीम का भी इस पे प्रभाव है बम्बोजेनेसिस पे। मुझे उम्मीद है कि आप बम साइक्लोन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके इफेक्ट क्या है ये आप अच्छी तरह समझते हैं। मूल था इसके उत्पत्ति को समझना, कैसे उत्पन्न हुआ है, जिसको कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।